हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का तीसरा क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो ये आपके सामने एक फार्मूला लिखा है। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सपेंशन एंड फैक्टोरियल, और एक और पढ़ा था क्या, पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल। तो पास्कल ट्रायंगल में क्या था आपका? पास्कल में क्या था? एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट्स। बिल्कुल। इसमें क्या था आपका? कोई एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक किसके लिए था? a प्लस बी के पावर 0 का था। 11 किसका था? यानी कि 1 यानी कोएफिशिएंट के बारे में देख रहे हैं ना, इसका तो वैल्यू एक ही था। फिर उसके बाद a प्लस बी के पावर 1 का था। ठीक, 1 2 1 ये किसका था? a प्लस बी की स्क्वायर का था। इसी टाइप से देखे थे ना हम लोग। बिल्कुल। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब ये भी, इसके साथ ये भी देखेंगे कि हम लोग पास्कल का यूज़, यानी कि आप जब हम लोग फैक्टोरियल पढ़े थे, फैक्टोरियल का यूज़ हम लोग इसमें देखने वाले थे, राइट। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ जो NCR लिखा हुआ है, NCR, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? यहाँ N क्या है? NCR ये है अपर इंडेक्स, ठीक। ये है आपका लोअर इंडेक्स, और इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑपरेटर, ठीक। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑपरेटर। और ये अपर सफिक्स एंड ये लोअर सफिक्स है, जिसमें n क्या है एग्जैक्टली? पहली बात तो हम लोगों ने इसको जैसे अरेंज किया है उसकी बेसिस पे मैंने बताया कि अपर है और ये लोअर है, ठीक। लेकिन अब हम n और r के बारे में जानेंगे, ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक। तो n है आपका, जानते हैं क्या? n है आपका अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक। एंड R क्या है आपका? R आपका सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर सिलेक्टेड कह सकते हो, ठीक। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक। यानी कि हम लोग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे, एक होंगे मतलब दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, ठीक है, तो उसमें से सेलेक्ट कितना किया गया है उसे हम R से डिनोट करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं फार्मूले में क्या है, ठीक। इसके बाद पहले इसके बारे में देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं पहले इसके साथ, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो मान लो कोई तीन ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट, एक A B एंड C, ठीक। इसमें से सिलेक्ट कितने किए गए? दो सिलेक्ट किए गए। अगर सिलेक्शन की बात करें वो है आपके दो, तो कोई दो लेके आप कितने रिजल्ट निकाल सकते हो? इसमें निकलेगा आपका AB BC एंड CA, ठीक। यानी कि इसमें तीन रिजल्ट निकलेंगे। चलो ये तो मान लो हम लोगों ने ऐसे देख लिया, लेकिन अगर इस फार्मूले का हम लोग यहाँ यूज़ करें तो क्या होगा? देखिए NCR, N आपका कितना है? 3 है। 3 C 2 है, क्योंकि हम लोगों ने 2 सिलेक्शन किया है। उसके बाद क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। क्या हम 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ कितना बचा? 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 3C2 इज इक्वल टू कितना बचा? 3 आ गया। सर यहाँ तो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3,
और यहाँ पर 3। बिल्कुल, इसका मतलब ही यही है कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं कि कितने हैं इसमें एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगर एग्जांपल अगर 4 ले लें, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट 4 ले लें, ए बी सी एंड डी, तो इसमें कितने होंगे बताओ। अगर सिलेक्शन हम 2 ही लेके चलें, सिलेक्शन अगर हम 2 ही लेके चलें तो क्या करोगे, इसमें कुछ इस तरीके से होगा, ए बी ए सी ए डी बी सी एंड बी डी, राइट, एंड फिर लास्ट होगा आपका सी डी। यानी कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 हैं। ठीक, यहाँ कितने हैं टोटल 6। अगर हम इस फार्मूले पे इसको पुट करें तो क्या होगा, 4c2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गया, उसके बाद इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4c2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हम लोग इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं और इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या निकाला है, n यहाँ पर आपको क्या गिवन है 3 और यहाँ पर n गिवन है आपको 4। ठीक, यानी कि आपके ये अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कितने अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके 4 हैं इसमें, और सिलेक्शन हमने 2 का किया है, तो उसके बाद रिजल्ट कितना आ रहा है वो देखना था। ठीक, अगर अब इसके हम लोग देखते हैं इसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में, यानी कि ये कहाँ तक हम लोग इसको देखते हैं, n का कहाँ तक जाता है, n की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो n आपका क्या होगा, n होगा आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर r की बात करें तो ध्यान से देखना, r की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका कौन सा, होल नंबर, w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक, क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में आपको डिफरेंस पता था? पता था तो तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देख लो कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यही डिफरेंस है। और हमेशा इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा आपका कि n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ठीक, और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और r इज लेस देन और इक्वल टू n। यानी कि आपका जो r है वो n के बराबर तो हो सकता है, लेकिन n से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, और छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका असली मतलब क्या है, इसका यूज एग्जैक्टली क्या है वो देखेंगे। ठीक, फार्मूला भी देख लिए, रिस्ट्रिक्शंस भी देख लिए, इसके 1-2 एग्जांपल्स भी देख लिए कि इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। तो अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि इसका यूज एग्जैक्टली क्या होगा, तो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको क्वेश्चन दें कि 5c3 का वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे बताओ। 5c3 का वैल्यू क्या होगा, 5c3 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू
3 का फैक्टोरियल, राइट, कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद ये इधर 2 से 4 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया 10 आ गया, बिल्कुल। तो इसका यूज को हम लोग जब कोएफिशिएंट वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, हम आप लोग को देखना ये चीज़ लिखी आपको मिलेगी जब आप बायनोमियल थ्योरम का जब हम लोग वो देखेंगे फार्मूला, तो उसमें आपको NCR हमेशा कोएफिशिएंट की जगह पे NC0, फॉर एग्जांपल देखो अगर हम बायनोमियल कोएफिशिएंट की एग्जैक्टली बात करें तो वो क्या होगा आपका NC0, NC1, NC2। जब आप बुक उठा के देखोगे तो इस तरीके से लिखा आएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर R का वैल्यू चेंज होता रहेगा हमेशा, लेकिन आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए N का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, समझ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन, अगर इसमें मान लो क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, उसमें आपको दे दिया जाए कोई a प्लस बी के पावर 5 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा n आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। लेकिन r की बात करें तो r यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2, फिर उसके बाद NC3, फिर उसके बाद NC4, फिर NC5, यानी कि n और 5 जब आपका ये वैल्यू r का वैल्यू जब तक 5 नहीं पहुंच जाता तब तक हम लोग इसको लिखते रहेंगे। यहाँ देखो एक चीज़ मैंने और बताया था कि आपको जब भी कि पावर आपका जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा आपका कितना टर्म रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टर्म आए ना, बिल्कुल यही चीज़ हमें देखना था। तो आप देखते हैं इसका, अब इसके बारे में देखते हैं, इसके 2-4 रिजल्ट्स हैं, उनको पहले ध्यान से देख लें, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल पे अच्छे से कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ठीक। इसके रिजल्ट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो NC0 NC अगर 0 की बात करें तो क्या होगा, ये हमेशा आपका आएगा 1। हम आपको पहले दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली भी इसको दिखा देते हैं कैसे होगा। फार्मूला आपको पता है, NC0 की जगह यहाँ R की जगह पे 0 पुट कर दो, क्या आएगा n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n से 0 गया, कितना बचा n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल। लेकिन क्या आपको पता था, मैंने बताया था पिछले क्लास में 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक, आ गया ना, बिल्कुल। अब इसके अगर सेकेंड रिजल्ट की बात करें, सेकेंड रिजल्ट क्या है आपका, सेकेंड रिजल्ट है आपका NC1, यहाँ क्या होगा, यहाँ n आएगा आपका, ठीक, वो भी देख लो एक तरीके से, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक। सॉल्व करो, क्या n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n माइनस 1 नहीं लिख सकते, n माइनस 1 फैक्टोरियल बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल देखा था, ये वाला फार्मूला याद करो, फैक्टोरियल में हम लोगों ने देखा था, ठीक। तो यही फार्मूला यहाँ पुट कर दो, फिर उसके बाद क्या होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू क्या 1 फैक्टोरियल, जब एक इधर से n माइनस 1 कैंसिल, कितना बच गया n बच गया, बिल्कुल। अब देखते हैं तीसरे रिजल्ट की बात। तीसरा रिजल्ट आपका क्या है, तीसरा रिजल्ट है हमारा NCN इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हमारा n r के बराबर आ जाए, यानी कि यहाँ पर क्या है n इज इक्वल टू r, क्योंकि NCN वही तो है, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं कैसे आएगा, ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई n में से n गया 0 फैक्टोरियल, कितना हुआ 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, सही है।
अब इसका लास्ट रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा है वो देखते हैं। ये जो लास्ट रिजल्ट है वो है हमारा NCR इज इक्वल टू NCN-R। अब ये पूछोगे सर ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे? ये मैं अभी बताता हूँ। इनको लिख लो, फिर उसके बाद इसको देखता हूँ, ठीक? ध्यान से देखो, NCR की अगर हम बात करें, ये फार्मूला लिख देंगे डायरेक्ट, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बिल्कुल, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अगर n माइनस आर की बात करें तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस, ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा आपका n माइनस आर फैक्टोरियल। बिल्कुल आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, गया n से n गया, बिल्कुल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचता है r फैक्टोरियल बच गया इनटू क्या n माइनस आर बचा। बिल्कुल, ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखना, क्या यही फार्मूला सेम यही नहीं है? ये दोनों बराबर है ना? बिल्कुल, तो इसका मतलब ही यही है क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ये आपके इन दोनों के बराबर होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये बराबर ये, ठीक। अब इसके बाद अब देखेंगे कि इसका असली यूज क्या है। ये सारे एक तरीके से आपको फार्मूले आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ हमेशा हम लोग एग्जाम मतलब जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे उसमें हम इनका यूज़ बेसिकली आता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पे एग्जाम्पल क्या है। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं पहले। अगर 9C2 की बात करें तो क्या होगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल, राइट। तो क्या 9 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 9 में से 2 गया 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 से 7 कैंसिल, इधर 2 से काट दो, कितना बार जाएगा 4 बार, तो कितना आया 36। बिल्कुल। अब एक चीज़ और देखो, 9C7 के बाद देख लो। अगर 9C7 की बात करें तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। बिल्कुल, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 गया, ये गया कितना 4 बार 36। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। ये इसी फार्मूले पे यूज़ हो रहा था जो अभी लास्ट वाला हम लोगों ने देखा था, उसका एग्जाम्पल यही था बेसिकली, ठीक। तो इसी तरीके से जब हम लोग कोई अगर मान लो जहाँ कोई जैसे कि a प्लस बी होल पावर 9, ठीक, अगर यहाँ बात करें होल पावर 9 की, तो इसमें एक टर्म आएगा आपका कौन सा 9C2 आएगा, और एक टर्म आएगा आपका 9C7, क्योंकि ये तो आएगा देखो 9C0 आएगा, 9C1 आएगा, 9C2 आएगा, फिर 9C3 आएगा, 4 5 6 7 तक आ गया, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, क्योंकि ये अप टू जब तक n इक्वल टू r नहीं हो जाता तो ये तब तक टर्म बढ़ते रहते हैं, ठीक। तो वही चीज़ है, तो एक टर्म ये भी आएगा और एक टर्म ये भी आएगा, तो इन दोनों का वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा,
ठीक, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक, जैसे कि अब देखो ये बढ़ता जा रहा है, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि घटता चला जाएगा। फिर उसके बाद देखना, जैसे कि यहाँ 9C1 की बात करें, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर 9C1 की बात करें कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 में से 1 गया, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कितना है 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 8 से 8 गया, कितना बचा, 9 बचा, बिल्कुल। अब देखो 9C8 की बात करो, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 1 फैक्टोरियल बचा, यहाँ 8 फैक्टोरियल बचा, 8 से गया, यहाँ के वैल्यू आ गया 9। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करके एक टाइम ऐसा आएगा जो जहाँ मैक्सिमम, देखो ऐसे वैल्यू बढ़ेंगे, पहले ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल देखो 1 बढ़ेगा, 2, फिर 3, 4, फिर 5, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब इसी तरीके से इनका सीक्वेंस बढ़ता रहता है हमेशा। ये तब तक होता है जब तक आपका n इक्वल टू आर ना आ जाए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक, तो चलो और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें a प्लस बी की पावर 2 की, अगर इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, इसके हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं केवल। हम लोगों ने कोएफिशिएंट इसका देखा था, क्या आ रहा था वहाँ पे, पास्कल ट्रायंगल के बेसिस पे देखो 1 2 1 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। अब देखो इसको कैसे कैंसिल करें, कैसे हम बताते हैं। हम लोग एक फार्मूला ये वाला देख रहे हैं NCR, और यहाँ पर n ये जो 2 दिया है ये आपका आएगा n के बराबर, यानी कि n इज इक्वल टू 2 रखा जाएगा हमेशा। तो क्या रखेंगे, 2C0 आएगा, बिल्कुल। सेकेंड कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2C1 आएगा और 2C2। अब इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमारे आगे क्या लगा है, रिस्ट्रिक्शन लगा है कि R ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। ये मैंने बताया था अभी रिस्ट्रिक्शंस में कि हमेशा R इससे छोटा तो हो सकता है लेकिन इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो हमें जब बढ़ाना होगा, यानी कि जब हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे तो उसके बाद हम लोग तब तक जाएंगे जब ये n और r दोनों बराबर ना हो जाएं, ये तब तक हम लोग टर्म बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू देख लो। NC0 के बारे में हमने बताया था, NC0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 2C। n की जगह पे कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 कुछ भी रख दो, उसकी जगह पे क्या आएगा NC0, यानी कि आपका वैल्यू आ गया 1। NCN के बारे में हमने बताया था, क्या NCN इज इक्वल टू 1, NC0 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सर। तो ये दोनों 1 ही तो आएंगे, ये आ गया आपका 1। ठीक, अब बचा NC2C1। क्या मैंने बताया था कि अगर NC1 की बात करें तो यहाँ n आ जाएगा, तो ठीक है यहाँ 2 उठा के रख दो। यानी कि हम लोग क्या इसके बराबर ये नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो हम लोग क्या जब कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, यानी कि जब तक ये n r के बराबर ना आ जाए तब तक हम इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल अगर हम दूसरे की बात करें, देखते हैं एग्जांपल आपका देख लो, x प्लस वाई होल पावर, अगर हम 5 की बात करें तो क्या होगा, 5C0 5C1
5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। मैंने एक चीज़ बताया था ना कि जितना हम लोग पावर लेंगे उससे एक टर्म आपका ज़्यादा आएगा, यानी कि 5 है पावर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 टर्म है। मैंने बताया था कि जितना पावर होगा उतना ही आपका, उससे एक ज़्यादा आपका क्या होगा, टर्म आएगा। बिल्कुल। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैंने बताया था इसका 1 आएगा और इसका भी बताया था कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल, क्योंकि NC0 एंड NCN, और इसका भी बताया था मैंने कि NC1 की अगर बात करें तो यहाँ 5 आ जाएगा। बिल्कुल। अगर 5C2 का अगर हम बात करें, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था सबसे पहला वाला, वो था आपका 10। बिल्कुल। अगर 5C3 की बात करें तो यहाँ पर 5C3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। 5C3 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 बचा और 3 फैक्टोरियल चला जाएगा उसमें, फिर 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 5, यानी कि हम लोग इसमें देख रहे हैं ना, मैंने बताया था, फिर उसके बाद ये घटता चला जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद घटता जाएगा, यही होता है इसमें। तो इसी तरीके से हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो इसी तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट देखेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके कोई बायनोमियल फार्मूले की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिले। थैंक यू वेरी मच।